अस्सलामुअलैकुम। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम रद्द-ए-अमल देखते हैं यानी कि रिएक्शन, बल्कि हम हमेशा ही रिएक्शंस ही देखते हैं। आपके पास हाइड्रोजन गैस है जो कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन खुद से बॉन्ड करता है गैसियस स्टेट में और साथ में आयोडीन गैस यानी I2 गैसियस स्टेट में ही होती है। ये बहुत आसान है कहना कि हाँ जी, जब ये दोनों साथ होंगे तो एक रद्द-ए-अमल होगा यानी कि रिएक्शन होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 2 मोल्स हैं आयोडीन के, तो ये 2 मोल्स बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड के। ये बिल्कुल अच्छा सा और सीधा-सादा सा रिएक्शन है देखने में और इसको देखकर लगता है कि ये बड़ी आसान चीज़ है जो कि किसी भी परेशानी के बगैर हो जाती है। मगर हमें पता है कि ये सच नहीं है और हमें ये भी पता है कि ये फ़ौरन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बस हमने हाइड्रोजन लिया, इसको आयोडीन में डाला और वो किसी जादुई क़ुव्वत से हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, बल्कि कुछ अमल हो रहा होता है कि इन गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स इधर-उधर टकरा रहे होते हैं और इनको ज़रूरी है कि एक दूसरे से टकराएँ और बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें जिनमें वो पहले थे और नए वाले बना लें। और अभी हम यही पढ़ेंगे। ये पूरी पढ़ाई जो है कि रद्द-ए-अमल कैसे आगे बढ़ता है और रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शंस के रेट्स को कहते हैं काइनेटिक्स, जो कि बहुत ही भरमबाज लफ्ज़ है। मगर आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत बात की हुई है। काइनेटिक्स, जो कि सिर्फ रिएक्शंस के रेट्स की पढ़ाई है। वो कितना तेज़ होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलें अपने दिमागों में एक तरीका बनाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल सकते हैं, तो सोचते हैं कि हाइड्रोजन कैसा नज़र आता है। तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें, हाइड्रोजन के पास यहाँ पर है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ आपस में बाँट सकते हैं। और फिर आयोडीन, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब एक-एक शेयर करें, तो ये भी मुकम्मल हो जाएँगे। तो इसका जायज़ा लेते हैं। तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास शायद बल्कि होगा ही एक इलेक्ट्रॉन और फिर आप एक और हाइड्रोजन ले सकते हैं जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन है और अगर ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो ये शेयर भी करते हैं। ये हाइड्रोजन फ़र्ज़ कर सकता है कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये वाला हाइड्रोजन ये फ़र्ज़ कर सकता है कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है और अब ये दोनों खुश हैं। इन दोनों को लगता है कि इन लोगों ने अपना 1s शेल मुकम्मल कर लिया है। बिल्कुल यही चीज़ होगी आयोडीन की तरफ भी। जहाँ आपके पास 2 आयोडीन्स हैं जिनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हैलोजेन्स हैं, हैलोजेन्स। ये आप पहले से जानते हैं हैलोजन ग्रुप 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास यहाँ 1 है, इसके पास यहाँ 1 है। अगर ये वाला फ़र्ज़ करता है कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये खुश है। इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये वाला फ़र्ज़ करता है कि इसके पास 1 है, तो बिल्कुल वही बात है। एक बॉन्ड है इधर और इसीलिए हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है और इसीलिए आयोडीन भी यही है। अब जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं यानी गैस की हालत में होते हैं हमारे पास इन चीज़ों का एक गुच्छा होता है जो इधर-उधर घूम रही होती हैं, एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ। तो हाइड्रोजन शायद कुछ इस तरह का कुछ ऐसा नज़र आए। हाइड्रोजन ये 2 एटॉमिक स्फीयर्स हैं जो कि आपस में बॉन्डेड हैं। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इनको बॉन्डेड रखा हुआ है यानी जोड़ कर रखा हुआ है। आयोडीन कुछ ऐसा दिख सकता है। ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है और वो इस तरह से बॉन्डेड होता है, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयर कर रहा होता है। तो मॉलिक्यूल्स को इन दोनों जैसा बनने के लिए किसी तरह इन दोनों बॉन्ड्स को टूटना होगा और नए बॉन्ड्स को बनना होगा। और होगा क्या कि ये लोग और ऐसे ढेर सारे हैं, काफ़ी सारे बना सकती हूँ मैं इनको, कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। तो यही ढेर सारे हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये कुछ आयोडीन वाली गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा क्या होगा कि हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाए कि इन सब को टकराना होगा और बिल्कुल ठीक तरीके से टकराना होगा। फ़र्ज़ करें ये जो है, काश मैं इसको ठीक से दिखा सकती। फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये इस तरह हिल रहा है। इसको यहाँ पे इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से टकराना होगा बिल्कुल ठीक तरह से, बिल्कुल ठीक तरफ से और अगर इसने इसको ठीक तरह से मारा और बाउंस कर दिया, बिल्कुल ठीक एनर्जी, क़ुव्वत या तवानाई के साथ, तो एकदम से फ़र्ज़ करें हम यहाँ आ गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे अरे! ये तो बहुत अच्छी तरह से बटा हुआ है।
हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हैं, हम 1s शेल को भी फिल कर रहे हैं, उसको भी भर रहे हैं, मगर वो देखो वहाँ करीब में एक आयोडीन है और इनको वाक़ई में हमारी ज़रूरत है और वो मुझसे यानी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो शायद यहाँ अट्रैक्टेड हैं। इनको पता नहीं है इनको यहाँ आना है, इस हाइड्रोजन के बीच में और इधर बिल्कुल इसके बीच में। तो वो इस हायर एनर्जी या ज़्यादा क़ुव्वत वाली हालत में दाखिल हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही ये लोग कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे इधर नहीं होना, मैं वापस घर जा सकता हूँ अपने होम एटम में। अगर ये यहाँ अंदर आ गया तो हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बिल्कुल यही चीज़ हो रही है इधर भी। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इधर, ठीक जब कोलिजन होता है, ये दरअसल वो हाल है या वो स्टेट है, वो हायर एनर्जी स्टेट या ज़्यादा क़ुव्वत वाली स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट के रिएक्शन की और इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कभी-कभी मैं ऐसे ही चीज़ें बना देती हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इस हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है दूसरे हाइड्रोजन के साथ और फिर इधर आता है कुछ आयोडीन जिसका कोवेलेंट बॉन्ड है किसी और आयोडीन के साथ। लेकिन एकदम ही इन लोगों को भी बॉन्ड करना है तो ये बनाने लगते हैं। यहाँ पे भी असल में थोड़ी सी अट्रैक्शन मौजूद है, तो ये एक और तरीका है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का। लेकिन ये एक हायर एनर्जी स्टेट या ज़्यादा क़ुव्वत वाली हालत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐसे सोचें तो इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक जाने के लिए या इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक जाने के लिए या वापस जाने के लिए इनको हायर एनर्जी स्टेट में दाखिल होना होगा, थोड़ी कम स्टेबल एनर्जी स्टेट में इससे जिसमें वो पहले थे। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब मुनासिब एनर्जी मौजूद हो। तो आप इन दोनों चीज़ों से अलग जा रहे हैं। मैं इनको अलग से बना लेती हूँ। तो आपके पास ये दोनों अलग-अलग हैं, आपके पास हाइड्रोजन अलग है और आयोडीन अलग है। ये दोनों यहाँ जाते हैं जो कि हायर एनर्जी स्टेट है, मगर अगर ये इस हायर एनर्जी स्टेट तक आ सकते हैं, अगर कोलिजन के लिए मुनासिब एनर्जी मौजूद है और इनके पास मुनासिब काइनेटिक एनर्जी है, जब ये बिल्कुल ठीक ओरिएंटेशन पे टकराएंगे या हालात में टकराएंगे, फिर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से या इस हायर एनर्जी स्टेट से ये जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट पर। और लोअर एनर्जी स्टेट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। मुझे आयोडाइड बनाना है और फिर हाइड्रोजन। ये असल में इसके मुकाबले में लोअर एनर्जी स्टेट है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको हायर एनर्जी स्टेट से गुजरना पड़ता है और मैं ये कर सकती हूँ एनर्जी डायग्राम से। तो अगर हम कहें कि जैसे एक्स एक्सिस है रिएक्शन का प्रोग्रेशन या रिएक्शन के बढ़ने का एक्सिस, और हालांकि हमें नहीं पता कि ये कितना तेज़ प्रोग्रेस कर रहा है या कितना तेज़ आगे जा रहा है, मगर इसको टाइम की तरह देखा जा सकता है किसी डायमेंशन पे। तो जैसे कि ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू में आप इस हकीकत या सच्चाई पे हैं और हम इसको कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी की तरह देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये है H2 प्लस यानी जमा I2। और लोअर पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड में होते हैं, तो ये इधर लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, ये है 2Hi, ठीक है। मगर यहाँ आने के लिए हमें इस हायर एक्टिवेशन एनर्जी में एंटर होना होगा या दाखिला लेना होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इनको कम अज़ कम पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं। तो आपको सिस्टम में या इस निज़ाम में एनर्जी डालनी पड़ेगी। आपको हमेशा ऐसा नहीं करना होता, लेकिन अगर ऐसा खुद ब खुद नहीं होता तो आपको सिस्टम में एनर्जी डालनी पड़ेगी इस एक्टिवेटेड स्टेट तक, इस एक्टिवेटेड हालत तक पहुँचने के लिए। ठीक, तो अब हम हैं इस चीज़ पे बिल्कुल इधर। तो कुछ एनर्जी सिस्टम में होनी है और ये एनर्जी और जो फ़र्क है इस एनर्जी में इधर जब वो सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से और आयोडीन मॉलिक्यूल्स से, और जो एनर्जी हमारे पास होनी है इस एक्टिवेटेड स्टेट तक आने के लिए, ये फासला इधर, ये वाला, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम किसी तरह से मुनासिब एनर्जी सिस्टम में डाल लेते हैं तो फिर ये होगा, ये मुनासिब एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे और बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर दोबारा बनेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, कभी कभी इसको लिखते हैं EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और बाद में शायद हम रिएक्शंस करें जहां हम असल में मेजर करें या नापें एक्टिवेशन एनर्जी को, मगर ज़रूरी चीज़ है इसको सही तरीके से समझना
और चीज़ें बस यूँ ही इधर से इधर नहीं चली जाती, और मैं कैटलिस्ट्स की गहराई में नहीं जाऊँगी अभी, मगर आपने कैटलिस्ट्स का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा या किसी चीज़ का कैटलाइज़ होना सुना होगा, और ये वो चीज़ है। वो और एजेंट है, कोई और चीज़ है रिएक्शंस में। हमारे पास है H2+I2 जो कि यील्ड कर रहा है या बना रहा है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड्स, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड्स। अब आपके पास कैटलिस्ट हो सकता है और मैं इसको कहूँगी प्लस सी, और मुझे वाक़ई नहीं पता कि अच्छा कैटलिस्ट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, और कैटलिस्ट काम कैसे करता है। ये असल में बहुत तरीक़ों से काम कर सकता है, इसीलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं दिखाना चाह रही। मगर कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, जो कि रिएक्शन में कंज़्यूम नहीं होती है। कैटलिस्ट रिएक्शन से पहले भी था और रिएक्शन के बाद भी, मगर वो करता ये है कि रिएक्शन को या तो तेज़ कर देता है या रिएक्शन की एनर्जी की मिकदार कम कर देता है, जो कि तकरीबन एक ही सी चीज़ है। तो अगर आपके पास कैटलिस्ट है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और ये करती क्या है? कोई मॉलिक्यूल होगा जो कि किसी और ट्रांजिशन स्टेट को अलाउ करता होगा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ताकि आपको कम हीट या मॉलिक्यूल्स की कम कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़े, ताकि वो ठीक डायरेक्शन या सिम्त में एक दूसरे से टकरा सकें। इस दूसरी स्टेट में पहुंचने के लिए तो आपको कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे काइनेटिक्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये डिराइव करेंगी या ये बताएंगी कि ये रिएक्शन होता है या नहीं? मेरा मतलब है, हम ये जानते हैं कि अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है, एक ऐसी भी चीज़ है जिसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है, जो कि रिएक्शन को हल्का कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जाहिर है एक पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो ये रिएक्शन को तेज तर कर देता है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टकराएंगे, बिल्कुल ठीक तरह से इस हम्प को पीछे छोड़ देने के लिए, क्योंकि हम्प लोअर होगा जब आपके पास कैटलिस्ट होता है। ये हम्प या ये उभार जो है, ये नीचे की तरफ होगा। और ये भी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे मॉलिक्यूल्स की, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी एक दूसरे से टकराने के लिए, ठीक है। तो ये होना ज़्यादा मुमकिन है, लेकिन हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है। यानी जब लोग ये रिएक्शन इक्वेशंस लिखते हैं तो सब बहुत अच्छा, बहुत आसान लगता है, बहुत वाज़ेह और बस हो जाता है, लेकिन नहीं। असल में यहाँ पे बस चीज़ें आपस में टकरा रही होती हैं। यानी जब हम बायोलॉजी वीडियोस करते हैं, इन पे बात करना बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि सारे बायोलॉजिकल अमाल दरअसल सिर्फ केमिकल अमाल हैं, और वो वाकई बाय प्रोडक्ट हैं इन सब चीज़ों का, जो कि आपस में बस टकरा रही हैं। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है इन चीज़ों की जिनको आपस में टकराना होता है, उतने ज़्यादा मौक़े होंगे कि आपको मिल जाए वो परफेक्ट बम्प, और वो काइनेटिक एनर्जी का सही अमाउंट या सही मिकदार जो रिएक्शन के लिए चाहिए। और मैं यहाँ एक और नोट बना दूँ, ये जो रिएक्शन है, आप शायद कहें ठीक है, मैं इस एनर्जी में हूँ, इससे आगे कैसे बढ़ूँगी? ये रिएक्ट कैसे करता है? याद है, गैस में तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ की कम। टेम्परेचर आपको एवरेज बताता है, तो हमेशा कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएं बिल्कुल परफेक्ट तरह से, तो इनमें मुनासिब काइनेटिक एनर्जी है एक्टिवेशन स्टेट में जाने के लिए, और फिर वो जा सकते हैं लोअर स्टेट में, जो कि है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये तमाम चीज़ें दर्जा हरारत में होंगी, मगर जाहिर है अगर आप दर्जा हरारत बढ़ा देंगे तो रिएक्शन होना ज़्यादा मुमकिन है। तो ये है दूसरा वाला। तो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर दर हकीकत वाहिद सबसे बड़ी चीज़ है जो कि रिएक्शन को तेज़ कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें दरकार होती हैं। हमें हायर टेम्परेचर, हायर रिएक्शन चाहिए, और अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना है, अगर आपके पास वहाँ मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ इनके ओरिजिनल बॉन्ड्स कमज़ोर हैं, तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो आपस में बातचीत करेंगे। और फिर और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर शेप कितने अवेलेबल होते हैं दूसरे एटम से इंटरैक्ट या बातचीत करने के लिए, और ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जब हम बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और फिर आखिरी वाला, ये मुमकिन है आपने समझ लिया होगा, वो है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, तो हम सिर्फ कर रहे थे गैस इंटरैक्शंस, गैस टू गैस इंटरैक्शंस, जिनके तकरीबन डेफिनेशन के हिसाब से या इनकी तारीफ़ के हिसाब से सरफेस एरिया बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर सरफेस एरिया ऊपर जाता है तो रिएक्शन भी ऊपर जाता है।
रिएक्शन का रेट। और इसके बारे में आप कैसे सोचेंगे? सोचें रिएक्शन के बारे में। ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं, तो यहाँ हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्ट और लिक्विड वाटर, पानी बिना सोडियम के। खैर, इसको हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से सोच सकते हैं, मगर हम इसको सोच सकते हैं सोडियम आयन एक्वस प्लस क्लोराइड एनाइंस, यहाँ कैटाइंस एनाइंस एक्वस। तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है? आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है सॉल्ट का यानी नमक का। मैं सॉल्ट बना रही हूँ यहाँ ग्रे रंग से। अगर आपके पास यहाँ सॉल्ट का बड़ा सा ब्लॉक है, तो इसमें आपके पास एक गुच्छा है या बंच है सोडियम और क्लोराइड के एटम्स का, और आपके पास इसके इर्द गिर्द पानी है। पानी सिर्फ तब ही इंटरैक्ट करेगा या बातचीत करेगा सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इस नमक को या इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा या घोलना शुरू करेगा। आहिस्ता से बनाएगा पोलर बॉन्ड्स। ये असल में हैं पोलर डायपोल बॉन्ड्स। मुख्तलिफ सोडियम या क्लोराइड आयंस हैं, लेकिन अगर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें या इसको स्मॉलर क्यूब्स में तोड़ें, अगर आप इसको तोड़ेंगे या छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके या इसको क्रश करेंगे, तो एकदम ही सरफेस एरिया जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर सकते हैं वो बढ़ जाएगा। ये असल में ज़्यादा इंटरैक्ट कर सकता है सोडियम क्लोराइड से, तो रिएक्शन और तेज़ हो जाएगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो आप रिएक्शन रेट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको फ्लूइड्स की तरह करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक फ्लूइड को दूसरे में स्प्रे कर दें, तो आपके पास ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, तो भी आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो बहरहाल ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था या तारुफ था काइनेटिक्स के आइडिया या ख्याल को समझने के लिए। उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये सब कुछ किस तरह से अमल में आता है। तो आज के लिए इतना ही।